Good morning, student. Welcome to CR International School Online Study System, Class Plus 2, Subject Business Study, Lesson Unit 5, 5.2, Organization Structure, Topic Organization Structure and its Type. ओके डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का लेसन 5.2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के थ्रू। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन संस्था में कुछ स्ट्रक्चर यानी एक विभाग बना देना, संस्था को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मीन्स कैसे पार्ट में, जैसे मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, टॉप लेवल है, वहाँ पर डिपार्टमेंट भी बना दिए गए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, ये सभी को डिवाइड करना, यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश करना, पोस्ट क्रिएट करना, सब क्या कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मेन कहने का मतलब विभिन्न विभागों में बांटना, किसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एरिया बढ़ा है, संस्था का आकार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिपार्टमेंट बढ़ा देना, विभागों में बांट देना, ये सब कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहाँ पर पोस्ट भी क्रिएट होती है, रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश होते हैं। अब आगे देखिए, The wrong organization structure will seriously impair business performance and may even destroy it. पीटर एफ ड्रकर क्या बोलते हैं, गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर यानी पूरा उसका एक विभाग बनाया हुआ है, ढांचा बनाया हुआ है संस्था का, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में किसके क्या रोल है, ये सब बनाए हुए हैं, कितने मेंबर उसमें होंगे, ये सब पहले से ही तय है। अगर इन सभी में रोंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो होगा, मीन्स विभाग ढंग से नहीं बनाए जाएंगे, कितने क्रिएट होने चाहिए वो नहीं क्रिएट किए। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट एक ही है तो उसके लिए परचेज है, फाइनेंस है, रिसर्च है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सब एक ही बना दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं आप और दोनों की प्रोसेस अलग है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, परचेज डिपार्टमेंट जहाँ पहले प्रोडक्ट का बनाया गया है वहीं दूसरे प्रोडक्ट के भी अलग से ही बनाया जाएगा। तो यहाँ इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो बिजनेस परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और हालांकि क्या हो सकती है, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है बिजनेस, सारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और बिजनेस भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार स्ट्रक्चर को क्रिएट करें, कितने विभाग बनाए, और अगर डुप्लीकेशन की ज़रूरत है तो डबल बनाया जाए। आगे देखिए, अब आता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कंसेप्ट। मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हम बता ही चुके हैं। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का अभिप्राय स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान जो एक पैटर्न बनाया जाता है रिलेशनशिप का, जो रिलेशनशिप का एक पैटर्न बनाया जाता है, वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। रिलेशनशिप कब बनाए जाएंगे, जब वहाँ पे लेवल क्रिएट करेंगे, टॉप लेवल है, मिडल है, लोअर लेवल है, वहाँ पर डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक क्या इस्टेब्लिश होगा, रिलेशनशिप। तो वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इट रिफर टू दैट फ्रेमवर्क, यह वह फ्रेमवर्क है जहाँ पर सारे मैनेजीरियल, नॉन मैनेजीरियल टास्क क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे मैनेजीरियल लेवल है चाहे नॉन मैनेजीरियल लेवल है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो जाता है कि वेदर द पैटर्न और फॉर्म और डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैन बी सिमिलर, क्या सिमिलर हो सकता है सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आप बताइए सिमिलर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है संस्था का साइज कितना है। जितना बड़ा साइज होगा आंसर विल बी नेगेटिव, क्योंकि नेचर वर्क क्या है, साइज क्या है संस्था का, इस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर। जितना बड़ा साइज होगा उतने ही डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बड़े एरिया पर क्रिएट किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है संस्था की इंटरप्राइज की करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। देयर कैन बी मैनी फॉर्म ऑफ डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत से फॉर्म या डिज़ाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर। ये क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग, संस्था का आकार क्या है।
कंक्लूजन में हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डजंट हैव एनी स्टैंडर्ड डिज़ाइन, इसका कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं है जो कि एक इंटरप्राइज इसे अडॉप्ट कर सके। ये डिपेंड करता है एक संस्था की कैरेक्टरिस्टिक पर और संस्था का आकार क्या है। अब आता है टाइप क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर है दो प्रकार का होता है, या तो वस्तु एक बनाई जाती है या एक से ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है। तो उसी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फंक्शनल, सेकंड डिविजनल, थर्ड है लाइन, फोर्थ है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो बुक है, आपका जो बिजनेस स्टडी में जो ये चैप्टर है उसमें केवल फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दी गई है। आपके सिलेबस में केवल फंक्शनल डिविजनल है, लाइन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन यहाँ नहीं किया गया है। फिर भी हम एंड में लेसन के आपको ये बता देंगे। चलिए अब देखते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, it refer to division of whole enterprise according to the major function activity to be performed by it। इसका अभिप्राय पूरी संस्था को डिवाइड करना है किसके अकॉर्डिंग, एक्टिविटी फंक्शन। एक्टिविटी आते ही मैंने क्या बताया था, कहाँ पर आपको फोकस करना है। एक्टिविटी मीन्स परचेज है, सेल्स है, फाइनेंस है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, इन सभी की ओर फोकस करना है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, डिवीजन बांटना है सारी संस्था को किसके आधार पर, उनके मेजर एक्टिविटी यानी डिपार्टमेंट एक्टिविटी के आधार पर। दिस इज सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। अंडर दिस, इसके अंतर्गत सारे फंक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर डिवाइडेड इन डिफरेंट यूनिट विच आर कॉल्ड डिपार्टमेंट। इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, बहुत से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उन डिपार्टमेंट में सिमिलर नेचर की एक्टिविटी को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन बी डिवाइड इनटू, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, अब उसको डिवाइड किया जाता है। निर्माण कार्य करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड इसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट। विभिन्न डिपार्टमेंट बनाए गए हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके बाद सब डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट में अपनी सुविधा अनुसार, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे सेल्स है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केट रिसर्च, ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। कैन बी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसमें कोरस्पोंडेंस है, या फाइनेंस कैसे लिया जाता है या कैसे देना है, डेटर है, क्रेडिटर है, ये सभी के अलग तरीके से जो है बना दिए जाते हैं। डेटा एक अलग से डिपार्टमेंट भी बना देना, यही कहलाया जाता है कि एक मेन डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट में जो है विभाजन कर देना। इसके बाद आता है द मैनेजर ऑफ सब डिपार्टमेंट आर आंसरेबल। जो मैनेजर होता है सब डिपार्टमेंट का वो किसको आंसर देता है, डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के हेड ने सब डिपार्टमेंट जो बनाए हैं उसके प्रति। सब डिपार्टमेंट का मैनेजर आंसरेबल होता है, अपना उसका एक हेड होता है, यानी मेन डिपार्टमेंट है। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट हो गया, इसके सब डिपार्टमेंट कौन से हो गए, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च। अब इन सभी के मैनेजर किसके प्रति अकाउंटेबल होंगे, सेल्स, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग रिसर्च के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मेन मैनेजर है उसके प्रति आंसरेबल होते हैं। इसी प्रकार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज आंसरेबल टू द जनरल मैनेजर। और इसी के प्रकार ये जो मेन हेड है वो किसको आंसर देता है, जनरल मैनेजर यानी टॉप लेवल को। तो ये सभी कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस प्रकार इसको बताया गया है, जैसे ये शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, ये सभी कहाँ पर आते हैं, टॉप लेवल मैनेजर। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट में। इसके बाद प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग को ही डिवाइड कर दिया गया है, सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है, यानी ये सब डिपार्टमेंट बन गए हैं। ये मेन डिपार्टमेंट है और ये इनके सब डिपार्टमेंट।
ये टॉप लेवल है और ये सारे कौन से लेवल आ गए, मिडल लेवल। यानी सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च के डिपार्टमेंट के मैनेजर किसके प्रति आंसरेबल होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसको आंसर देगा, यहाँ जनरल मैनेजर को। इसके बाद आता है क्या एडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें संस्था को डिवाइड किया गया है किसके अकॉर्डिंग, उनकी एक्टिविटी मतलब सेल्स है, परचेज है, एडवर्टाइजिंग है, रिसर्च, इनके अकॉर्डिंग। अब क्या एडवांटेज है डिपार्टमेंट का, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे, पूरी कंपनी को डिवाइड किया जाता है बहुत से डिपार्टमेंट में। मेजर एक्टिविटी जहाँ पर परफॉर्म की जाएगी, ईच डिपार्टमेंट हेडेड बाय एन एक्सपर्ट मैनेजर। हर डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है, उसका एक एक्सपर्ट मैनेजर। रिजल्ट क्या आता है, बेटर वो वर्क कार्य करता है, काफ़ी कम समय में काम को पूरा कर पाता है और बार बार उस कार्य को करता है जिससे स्पेशलाइजेशन के लाभ प्राप्त होते हैं। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन के बाद कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होते हैं क्योंकि सारे पर्सन जो कार्य कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में और स्पेशलिस्ट होते हैं अपने रिस्पेक्टिव जॉब में, अपने अपने कार्य में। इट मेक कोऑर्डिनेशन ईजियर एट द डिपार्टमेंटल लेवल। तो डिपार्टमेंटल लेवल में ईजिली क्या करते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो ये आपस में भी जैसे सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, रिसर्च है, क्या बनाते रहते हैं आपस में, कोऑर्डिनेशन। मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज, जब स्पेशलाइजेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज, यानी कम कॉस्ट में आप काफ़ी कार्य कर पाएंगे, संस्था को लाभ होगा। इट हेल्प इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, मैनेजरियल क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी, क्योंकि बार बार एक कार्य को करने से व्यक्ति कुशल हो जाता है, किसी प्रकार की जो है डेफिशिएंसी नहीं रहती है कार्य में। रिजल्ट क्या आता है, प्रॉफिट। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, बार बार डुप्लीकेशन नहीं होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी कार्यों की डुप्लीकेशन नहीं होती, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि फाइनेंस का कार्य केवल फाइनेंस अरेंज करने का कार्य किसका होगा, केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट का। नो नीड टू स्टैब्लिश 2 और मोर डिपार्टमेंट, और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इट मेक इट पॉसिबल टू यूटिलाइज ह्यूमन ऑन अदर रिसोर्सेज। फाइनेंस डिपार्टमेंट केवल फाइनेंस का कार्य करेगा, इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट फाइनेंस से रिलेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए डुप्लीकेशन नहीं होती एफर्ट में। इसके बाद आता है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, ट्रेनिंग में सुविधा। ये किस में सुविधा प्रदान करता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट बताया था। ट्रेनिंग जिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं उसका कार्य सीखना ही ट्रेनिंग कहलाया जाता है। और जिस भी फाइनेंस का कार्य है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर है तो फाइनेंस का ही कार्य करेगा, तो वहीं उसको जो कार्य कर रहा है वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। ये सुविधा प्रदान करता है व्यक्ति को क्या कि फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर गिविंग ट्रेनिंग टू फाइनेंस इशू। ट्रेनिंग में सुविधा प्रदान करता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जो है उसको ट्रेनिंग दी जाती है फाइनेंशियल इशू से। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, सभी को समान महत्व देता है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत होती है, इससे सभी को समान महत्व दिया जाता है। अब आता है क्या डिसएडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले क्या डिसएडवांटेज है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं होगा तो ना तो सोशल ऑब्जेक्टिव और ना ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो पाएंगे। जब संस्था को प्रॉफिट नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से देगी, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी कैसे प्राप्त होंगे। जब संस्था को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आपको कैसे जो है अच्छा बोनस दे पाएगी, इंक्रीमेंट दे पाएगी, प्रमोशन दे पाएगी, संस्था को आगे बढ़ा पाएगी। तो ये डिसएडवांटेज है। देखिए ईच डिपार्टमेंटल हेड, हर एक डिपार्टमेंटल हेड क्या करना चाहता है, अपनी ही स्वीटवेल, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहता है, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन के लेसन में पढ़ा था। दे ऑलवेज गिव, वे हमेशा दे ऑलवेज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को उसका कार्य दे दिया गया है, हर डिपार्टमेंट केवल अपने डिपार्टमेंट में जो कार्य उनको सौंपा गया है वही कार्य करते हैं, उसके प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो अपने ही कार्य को क्या देने लग जाते हैं, महत्व, इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लग जाते हैं, यानी टोटल वर्क को इग्नोर करते हैं और अपनी ही वर्क को जो है इम्पोर्टेंट मानने लग जाते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, सफ़र।
टू स्टैब्लिश इमेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लीजिए अपनी इमेज बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता है क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट। क्या इग्नोर करके, ये फैक्ट इग्नोर करके कि मार्केट में लोग कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाह रहे हैं, मीडियम क्वालिटी का। वो केवल अपनी इमेज बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट को क्या करना लग जाता है, प्रोड्यूस। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, इग्नोरेंस हो जाता है। बाहर जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही वस्तु बनाई जाएगी, ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी इमेज बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का बनाएगा। अच्छी क्वालिटी बनाना बेटर है, लेकिन क्वालिटी उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी जैसा कि बाहर लोगों की डिमांड है। इसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट है, अब सभी में कोऑर्डिनेशन बैठाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये आपने कोऑर्डिनेशन लेसन में भी पढ़ा है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंटल हेड अपनी इच्छा से कार्य करना चाहते हैं। नो डाउट दिस फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे जब सभी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लग जाएंगे तो क्या बैठाना मुश्किल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सभी के हितों में क्या आ जाते हैं, झगड़े। हर एक डिपार्टमेंट अपनी इच्छा से ही कार्य करना चाहेगा, अंपायर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहेगा, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले डिमांड करेगा मैक्सिमम रिसोर्सेज की अपने डिपार्टमेंट के लिए। दिस सिचुएशन, इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट विभिन्न डिपार्टमेंट में। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिसोर्सेज जो मांगे उसको प्रोवाइड कर दिया, और एट ए टाइम पर ही एक और सेल्स डिपार्टमेंट ने भी कुछ रिसोर्सेज लिए थे, लेकिन प्रोडक्शन वाले को पहले पूरा कर दिया गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा तो वहाँ आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते, हर्डल उत्पन्न हो जाएगी कंप्लीट डेवलपमेंट में। दिस सिस्टम हर्डल उत्पन्न करता है कंप्लीट डेवलपमेंट में। एक और रीज़न ये भी है कि हर एक एम्प्लॉई केवल स्पेशलिस्ट होते हैं अपने स्मॉल वर्क में ही। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का ही कार्य करेगा, वो फाइनेंस का कार्य नहीं सीख सकता, वो अपने ही दायरे में रहकर वही कार्य करेगा। इस प्रकार कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब आती है स्टेबिलिटी क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ स्टेबल होता है जहाँ बिजनेस का यूनिट इज़ लार्ज, वेयर साइज जो बिजनेस यूनिट इज़ लार्ज हो, विभिन्न डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं। जहाँ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो वहाँ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और वो डिपार्टमेंट में वही कार्य किए जाते हैं जो कि डिपार्टमेंट जिस उद्देश्य से वो डिपार्टमेंट बनाया गया हो, बार बार उसी कार्य को करते हैं, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट। वैन डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटीज नीडेड, डिसेंट्रलाइजेशन में यानी सौंपना, जहाँ अधिकारों को सौंपने की जरूरत होती है, क्योंकि अधिकार सौंपे जाते हैं, डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने सब डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी कोई कुछ ना कुछ क्या देगा, अथॉरिटी कार्य करने के साथ। मेन बात, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सुटेबल होता है, जहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वन प्रोडक्ट, वहाँ आता है फंक्शनल। अगर एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा, डिविजनल। ओके बेटा, थैंक यू।